नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। हमने आप सभी महामहिम की अध्यक्षता में मीटिंग लेकर के कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए नए टारगेट तय करते हुए, सोयाबीन में भी यही, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार आएंगे, हमने गौशाला के लिए भी महामहिम बहुत बड़ा काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन करें। राज्य के अंदर हमने 4 तरह से इसका बदलाव किया है। पहले नगर निगम बड़ी बड़ी खिड़क बनाती थी, कोई आवारा, लावारिस, अपाहिज गौ माता मिलती थी तो उनको खिड़क में बंद करके उन पे जुर्माना के आधार पर उनको बंद रखते थे। हमने ये कहा कि ये नहीं चलेगा। लावारिस गौ माता, अपाहिज गौ माता या कोई भी है तो हमारी गौ माता, तो हमने कहा सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। वो 10-10 हजार की गौशालाएं सभी महानगर बनाएंगे, सरकार पैसा उनका देने वाली है, सरकार उस व्यवस्था को बनाएगी। और इतना ही नहीं, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने कहा कि केवल गौशाला नहीं, आप गाय भी पाले तो 25 गाय की यूनिट के आधार पर अगर आप 25 गाय का यूनिट बनाएंगे तो 25% अनुदान सरकार के माध्यम से, अर्थात 200 गाय तक 8 यूनिट आप ले सकते हैं। 200 गाय की गौशाला बनाएंगे तो 50 गाय का अनुदान सरकार वहन करेगी और दूध खरीदने की पूरी गारंटी भी सरकार के माध्यम से रहेगी। हमारे इस माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी जो देश के अंदर दूध का उत्पादन हमारे राज्य में 9% होता है, इस 9% को बढ़ाकर हम 20% तक ले जाने वाले हैं। 5 साल के अंदर 20%। इसी प्रकार से और भी बड़ी गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। जमीन भी निःशुल्क, जैसे उद्योगों को जमीन देते हैं उसी प्रकार से हमारी गौशालाओं के लिए भी सरकार के माध्यम से जमीन देंगे। आज के समय में ऐसा बहुत बड़ी संभावना है हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने की। प्राकृतिक रूप से खेती करने से लगाकर प्रत्येक जगह पर हमको इसका जो आनंद है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऐसे कई नवाचार से आपको परिचित कराऊंगा। लेकिन आज तो आपका अभिनंदन है, आपने संक्षिप्त समय में भी, लेकिन कृषि के प्रति जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जो आपका रुचि का विषय है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं बार बार आपका आशीर्वाद हमको ऐसे अच्छे कामों में मिलता रहे। पुनः आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए। कार्यक्रम के अगले चरण में हम सभी स्वागत करेंगे हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक व कुलाध्यक्ष श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, उनके अतिथि मुख्य अतिथि उद्बोधन में। माननीय महोदय। सभी को नमस्कार। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में छात्र, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय भारत सरकार के माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री जगदीश भाई धनखड़ जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय संचार मंत्री
ज्योतिरादित्य जी, कुलगुरु राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अरविंद शुक्ला जी, मान्य कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, उपस्थित शिक्षक गण, वैज्ञानिक गण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर पधारने पर प्रदेश वासियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आप जैसे विद्वान के साथ संकाय और छात्रों का परस्पर संवाद का अवसर मिलना गौरव और गौरव का विषय है। इस विश्वविद्यालय के छवि को नए आयाम मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश की लगभग 65% अधिक आबादी के लिए कृषि आज भी आजीविका की जीवन रेखा बनी हुई है। इस संबंध में हमारे यशस्वी दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन कि हमें ऐसा विकसित भारत बनाना है जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा चाहिए कि कोई भी किसान पीछे नहीं छूटे और हर किसान को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए देश के कृषि विकास और परिवर्तन के केंद्र बिंदु विश्वविद्यालय को अध्ययन और अनुसंधान के मौजूदा परपाटियों के विश्व स्तरीय बनाया जाए। देश में कृषि क्षेत्र परिवर्तन और प्रगति साफ दिख रही है। इसका लाभ लेकर एग्रीटेक स्टार्टअप द्वारा नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी बन गया है। आशा है कि आप स्वयं प्रगति करते हुए किसानों के जीवन में बदलाव लाने और देश की प्रगति में सूर्य उत्साह के साथ योगदान देंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी शिक्षकगण, वैज्ञानिक और विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यहाँ से आज हमारे को उपराष्ट्रपति जो हमको मार्गदर्शन देंगे, वो भी बड़े किसान हैं, बहुत से उनके अनुभव है, उनको लाभ हमको सबको आज मिलना है। उनका आभार मानते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यूनिवर्सिटी को भी बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय हो। आपका बहुत बहुत आभार माननीय महोदय। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जिसमें हम हमारे प्रेरणापुंज आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से आशीर्वचन लेंगे। मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि वह मंच पर आएं और हम सबको आशीर्वचन दें। माननीय उपराष्ट्रपति। सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल लंबा राजनीतिक जीवन, जमीन से जुड़े हुए और जनजाति कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पण और संकल्पित। आपके यहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरी तरह कृषक पुत्र, जब मैंने गौशाला का एक तरीके से उद्घाटन किया और 2 गाय थी, तो इन्होंने मेरे कहने से पहले कहा ये जल्दी 3 अंक में हो जाएगी। पर मोहन यादव जी जानते हैं मुझे भूलने की आदत नहीं है, मैं मानकर चलता हूं।
इसी वर्ष ये संपन्न हो जाएगा। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री मंच पर सबसे युवा व्यक्ति हैं। उम्र में कम है, पर मेरा रिश्ता तो 3 पीढ़ी का आपने बताया, इनसे उसी मापदंड पर है, आप उसे दूर मत हटिए। कम उम्र के बावजूद मेरा रिश्ता आपसे उतना ही है कि आपको देना है, मुझे ग्रहण करना है, याद रखिए। आपका दायित्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने मंत्रालय को जो बल दिया है, द काइंड ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मैंने आपका एक कार्यक्रम अटेंड किया है। आई वॉज अमेज्ड हिज टोटल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आवर ग्लोबल कम्युनिकेशंस how to be of global benchmark, and the kind of transparency and accountability he has introduced is worth emulation. He has exemplified what is best of governance, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इनका एक विभाग है जो राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 90 के दशक में एक बात कही गई, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, लुक ईस्ट, क्योंकि हमारे देश का वो भाग है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते 3 वर्ष तक मुझे इसका पूरा बोध है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इस लुक ईस्ट को लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट किया, और अब जमीनी हकीकत बदलने का कार्य ग्वालियर के मध्य प्रदेश के सपूत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। He has been entrusted with the great task of development of नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, और यह हमारे राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी बहुत जरूरी है। कभी भी प्रभारी मंत्री को नजरअंदाज मत करो, बड़ी पीड़ा हो सकती है, और इसीलिए सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। तुलसी राम सिलावट जी, और जब से मैंने प्रवेश किया, मैंने देखा कि सिंधिया जी मेरा तो ध्यान दे रहे थे, इनका भी कुछ कम नहीं दे रहे थे। श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी कुलगुरु, मैं कुलगुरु क्यों कहूं, वाइस चांसलर कहूंगा, ताकि वाइस तो कॉमन रहे। Distinguished members of the faculty, distinguished audience, and most importantly, dear students, मैं बड़े मन से आज आपसे बात करने आया, और सबसे पहले क्या संयोग है, देखिए इस विश्वविद्यालय का नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया से जुड़ा हुआ है। 6 बार लोकसभा की सदस्य रही, for 6 times and 2 times member of राज्यसभा,
पर एक कालखंड आया that is ever etched in my memory. She was elected to Lok Sabha also in 1989 when I was also elected to Lok Sabha. और मुझे उनके संपर्क में आने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला. Picture of sublimity. Nationalism was oozing out of her. A life of sacrifice, a life of dedication. और आज जब भारत के सामने पहलगाम की चुनौती है, ये दूसरी बात है कि आज के दिन भारत बहुत सबल है, हमारा नेतृत्व है, कुशल है. पर उनकी जो प्रेरणा है राजमाता सिंधिया जी कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है. We always have to keep looking first. कोई भी हित राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो सकता. राजनीतिक हित हो, व्यक्ति का हो, आर्थिक हो, we always to keep nation first. And I appeal to young boys and girls, हमें राष्ट्रवाद के प्रति पूरा समर्पण करना चाहिए. यह संकल्प लेना चाहिए हमें. तो ये नाम इस विश्वविद्यालय का आपको सदा प्रेरणा का स्रोत देगा. देखिए किस सदाबहार में है और क्या सहयोग है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया, इन्होंने तो ये कहा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कई संस्थाओं का निर्माण किया. मुख्यमंत्री जी को सब याद है, और मुझे तो एक बात मेरे पेशे की वजह से याद है, अधिवक्ता पेशे. Dr. Thegri was accorded Civilian Award of Padma Bhushan. सिद्धांत रूप उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर यह बात मायने की है कि गणतंत्र भारत में उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया. ये मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 2 terms और इमरजेंसी की काली छाया जब देश पर पड़ी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया. हिंदू आइडियोलॉग with clarity of thought on nationalism, our civilization of gift. इन दो महान विभूतियों का संगम आज यहां पर देखकर मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो भी यहां पर हैं वो उनकी प्रेरणा से ओतप्रोत होंगे पूरी तरह से, and will deliver for the nation. I have no doubt about it. किसान की जब बात आती है, किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है. हर कालखंड में देश पर जब भी संकट आया है, हमने किसान को याद किया. पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और देश पर संकट आया, अन्न का भी संकट आया, तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान. उसकी नारा दिया, किसान और जवान देश के लिए सदैव मर मिटने को तैयार रहते हैं. जब मुझे ये कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा
कि उपराष्ट्रपति कश्यप पुत्र हैं। तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा, आप कश्यप नहीं कश्यप पुत्र हो, और कश्यप को हमेशा ध्यान में रखना, किसान की समस्याओं से कभी दूर मत रहना। हमें याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। जय जवान जय किसान। और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस कसौटी पर आपको खरा उतरना है, क्योंकि जवान और किसान दोनों विज्ञान से प्रभावित होने चाहिए। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में इसको एक नई दिशा देते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आयाम और लिख दिया। अब हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब विज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बिंदु आप लोग। You have to catalyze the big change by innovation, by scientific applications, by research. क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये मैं आपके विवेक के लिए सोच छोड़ता हूं। पर आज के दिन, and I have no hesitation in asserting, India, Bharat, home to 1/6 of humanity, primarily an agricultural nation, stands at the cusp of a revolution in agriculture that can reshape our economic landscape. There is a great potential that will change our economy, क्योंकि मेरी दृढ़ मान्यता है विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से निकलता है। मैं जानता हूं कि कई बार मन की बात को मन में रखना पड़ता है। कुछ चुनौतियां आती हैं जिनकी हम व्यवस्था की वजह से या अन्य कारणों से चर्चा नहीं करते, पर किसान के मामले में मैं इसका पालन नहीं करता। किसान का दर्द या किसान के जीवन में बदलाव के कोई भी रास्ते हों, वो सुझाना मेरा परम कर्तव्य है और उसके दर्द को महसूस करना और आप लोगों से साझा करना जरूरी है। इसी बात को देखकर मैंने मुंबई में एक कार्यक्रम किया जो भारतीय कृषि अनुसंधान निगम का था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मैंने कहा किसान को गले लगाना हमारा कर्तव्य है। किसान को हम किसी भी हालत में छका नहीं सकते। किसान का दर्द किसान हमें महसूस कराए, ये ठीक नहीं है। हमें अंदाजा लगाना चाहिए किसान के दर्द का। हमारी संस्कृति में झांकेंगे तो पता लगेगा। बरसात आती है तो पक्षी बता देते हैं, भूकंप आता है तो जानकारी हो जाती है। गांव के अंदर जब कोई वाहन आता था पहले तो मोर बता देता था। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव
फॉर वेलफेयर ऑफ द फार्मर। और तब मैंने एक बात कही थी, वी मस्ट हैव डायलॉग विद फार्मर। वैसे प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अभिव्यक्ति और संवाद, जिसको वेद दर्शन में कहा गया है अनंतवाद। पर किसान के मामले में इसमें कोई भी ढिलाई और कोताही एक अगर वार्तालाप में होती है या इसमें कोई कूटनीति बीच में लाते हैं, वो ठीक नहीं है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको बेखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने किसान की पीड़ा को भांप लिया है और संवाद जारी कर दिया है। मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है कि किसान से वार्ता होगी और किसान समझेगा कि भारत सरकार की कितनी अच्छी सकारात्मक नीतियां हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो किसान के लिए भारत सरकार कर रही है। उसकी जानकारी होना जरूरी है। जब यह कहा गया आपके कि दिस यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद 22 कृषि विज्ञान केंद्र। देश में आज के दिन 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की संस्थाएं 150 से ज्यादा है। आप जैसी संस्थाओं का दायित्व है कि आप जीवन संपर्क उनसे करें। बड़े बदलाव के केंद्र होंगे। यदि अगर किसान का जीवन बदलेगा तो किसान का जीवन तभी बदलेगा जब किसान खुशहाल होगा। किसान परिवार के बच्चे बच्चियां कृषि को लेकर नए काम करें। आज के दिन देश का सबसे बड़ा व्यापार कृषि उत्पादन का व्यापार है। Look at the enormous scale of marketing of agriculture produce. मंडियां हैं, आड़ती हैं। In fiscal terms, it is astronomical. पर क्या किसान इसमें भागीदार है? नहीं। किसान सिर्फ प्रोड्यूसर रह गया है। हमें इस मानसिकता को बदलना है। किसान प्रोड्यूस करता है और उसी समय बेच देता है। ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। आई अपील टू यू, प्लीज कन्वर्ट फार्मर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एग्रीप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जिसको मैं एग्रीप्रेन्योर्स कहता हूं। जब किसान अपने उत्पाद के बिक्री व्यापार में पड़ेगा, उसके हिस्से में भी वो अंश आएगा। दूसरी बात, कृषि उत्पाद उद्योग का आधार है और किसान उससे कोसों दूर है। Why farmer should not add value to the product? ये सोचने का विषय है। सरकार की इतनी सकारात्मक नीतियां आज के दिन मुख्यमंत्री जी और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने विवेकपूर्ण तरीके से संविधान में
सहकारिता का अध्याय जोड़ा है। किसान को आगे आना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई गौशाला करेगा तो हम उसको सहायता देंगे। 200 की गाय होगी तो फिर आप 50 का या 75 का 50 आएगा, 25%। यहां भी दे देना। और क्या है कि सरकार किसान को पैसे देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया गया था, 5 साल से ज्यादा हो गया। 6,000 रुपये साल में 3 बार 2,000 की किस्त। दुनिया एक बात से संदिग्ध है कि देश का किसान इतना सक्षम हो गया कि वो 3 किस्तें सीधी अपनी बैंक में रिसीव करता है। यह तकनीकी क्रांति का अद्भुत नमूना है कि 10 करोड़ किसान भारत में आर सो टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड कि वो सीधा पैसा अपने अकाउंट में रिसीव करते हैं। पर किसान की इनडायरेक्ट मदद भी होती है, जिसको हम कहते हैं सब्सिडी। पहली बात, किसान को जो भी सहायता मिले इन्फ्लेशन कनेक्टेड होना चाहिए। 6,000 रुपये प्रति वर्ष, अब भी 6,000 है। कोई भी अर्थशास्त्री कहेगा कि 6,000 रुपये की जो कीमत शुरू की गई थी वो कीमत आज उसकी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था में इसको फैक्टर किया है, इन्फ्लेशन को। विधायकों की तनख्वाह में किया है, सांसदों की तनख्वाह में किया है। Inflation must be factored in the assistance that is given to farmers. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कृषक परिवार की जो औसत आय है वो सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। और अमेरिका में भी परसेंटेज वाइज उतनी कृषि हाउस होल्डिंग जो अपने यहां है, अपने यहां करीब 10 करोड़ के करीब है, उनके यहां करीब 1 करोड़ 80 लाख है। बट वन थिंग इज वेरी स्ट्राइकिंग, इन द यूनाइटेड स्टेट्स the entire assistance to the farmer is not rooted, it is directly given to the farmer. जैसे अपने यहां प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि है और हम बहुत ज्यादा खर्चा भारत सरकार करती है, बहुत ज्यादा करती है फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। आज ये चिंतन का विषय है और आपके लिए शोध का विषय है। यही पैसा यदि अगर किसान को सीधा मिलता है तो भारत के हर किसान परिवार को कम से कम सालाना 30,000 करोड़ रुपये 30,000 रुपये मिलेंगे, तो सीधे उसको मिलने चाहिए। आज के दिन when government is subsidizing fertilizer, the farmer is not feeling the impact of it. We must have direct transfer of subsidy to the farmer. And this is not the only way. सरकार की अनेक स्कीम्स हैं जहां कृषि पर सरकार खर्चा करती है, पर उसमें माध्यम दूसरा हो जाता है। We must cut it down. इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। You must
also act on certain challenges which farmer has. और एक बड़ा चैलेंज है पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक ऐसा कृषि उत्पाद जिसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। टमाटर को ले लीजिए, बहुतायत में हो गया, चुनौती होगी। वी मस्ट एक्ट इन दैट डायरेक्शन। और मानकर चलता हूं इफ वी मैनेज इट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इट रिक्वायर्स विलेज लेवल इन्वॉल्वमेंट। वी मस्ट हैव वेयरहाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज चेन्स दैट मस्ट बी मैनेज्ड बाय कोऑपरेटिव्स। क्योंकि हर हालत में किसान का जीवन बदलना जरूरी है। यह राष्ट्रवाद को भी मजबूती देगा, अर्थव्यवस्था को भी देगा, और विकसित भारत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देगा। पर दिस हैज टू बी डन इन अ सीमलेस मैनर। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गेन टू द फार्मर। और ये मैं समझता हूं निश्चित रूप से होकर रहेगा। समय काफी हो गया है, बात अधूरी है। कुछ लोगों ने अपनी मुंडी हिलाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी यहां के कुछ छात्र छात्राओं को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो दिल्ली में आकर नई संसद को देखें। और तब मैं उनसे कृषि के बारे में भी गंभीरता से बात करूंगा। आप ये देखिए, कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का लाना, इट हैज टू बी ग्राउंडेड। जो अनुसंधान हो रहा है, हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या उस अनुसंधान का किसान के जीवन पर असर पड़ रहा है। मैं एक चीज के लिए आपको आगाह करूंगा, एंड आई कंक्लूड विद दैट, our research has to be authentic. Our research is not for personal credentials. Our research is not for self. Our research is not to be on the shelf. Our research must have impact on the farmer. देश, दिल्ली वाले जानते हैं, आज भी जब परेली जलती है, वायु दूषित होती है। We should have found solution to it much earlier. Let us find solution to it. तो मेरा आप सबसे एक ही आग्रह होगा, boys and girls, you have to be messengers of change. You have to catalyze the change. You have to change the agro landscape of the country. And you have to enlighten the farmer. और मैं मानकर चलता हूं कि यह संस्थान 22 कृषि विज्ञान केंद्र से इतना जीवंत लगाव रखेगा कि ये हर दिन पता होना चाहिए कि वहां कितने किसान आते हैं, क्या जानकारी लेकर जाते हैं, कितना लाभ लेते हैं। As a matter of fact, these कृषि विज्ञान केंद्र must act as great source of policy making for the government. If you get suggestions about welfare of farmers from कृषि विज्ञान केंद्र, the policy evolution will be more beneficial for farmers. अंत में यही कहूंगा, जिन दो महान आत्माओं का संगम आज
संस्था के नाम से लेकर सभागार के नाम तक है, वो हमारे आदर्श, वो राष्ट्रवाद को समर्पित हैं। उनके नाम पर हमें संकल्प लेना चाहिए। हम राष्ट्र हित को सदैव सर्वोपरि रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय महोदय, इस प्रेरणादायी उद्बोधन में। आप सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।